बांग्लादेश में चला भारत का इक्का, अमेरिका पाक पीट रहा है माथा। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने साउथ एशिया की पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक, इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हर पावर सेंटर में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वजह सिर्फ एक है, बांग्लादेश की धरती पर एक ऐसा नाम वापस आ गया है जिसकी दहाड़ सुनकर कट्टरपंथियों की नींद उड़ चुकी है और विदेशी ताकतें अपने अपने प्लान फाड़कर दोबारा सोचने को मजबूर हो गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जब बांग्लादेश में वो इस्लामिक पार्टियां जो सालों से एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थीं, अचानक एक मंच पर आ जाएं, हाथ में हाथ डालकर गठबंधन बना ले, तो इसका मतलब साफ है कि सामने वाला खिलाड़ी कोई मामूली नहीं है। ये वही पार्टियां हैं जो आपस में सत्ता, चंदे और मस्जिदों तक के कंट्रोल को लेकर लड़ती रही हैं। लेकिन आज डर इतना बड़ा है कि सबकी दुश्मनी एक पल में खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार वोट बैंक बिखर गया तो आने वाला तूफान उन्हें राजनीति के नक्शे से ही मिटा सकता है। यह कोई साधारण राजनीतिक हवा नहीं है दोस्तों, ये वो आंधी है जो एक साथ अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों को हिलाकर रख चुकी है। अमेरिका, जो पिछले 2.5 साल से बांग्लादेश में दिन रात एक करके अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, एनजीओ के नाम पर नेटवर्क बनाया गया, छात्रों को भड़काया गया, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया गया, करोड़ों डॉलर झोंक दिए गए ताकि बांग्लादेश को भारत से दूर किया जा सके। पाकिस्तान, जो 1971 की हार आज तक नहीं भूला है, उसने भी अपने पुराने सपनों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। आईएसआई के लोग बांग्लादेश में एक्टिव थे, कट्टरपंथी संगठनों को सपोर्ट दिया जा रहा था। सोच ये थी कि किसी तरह ढाका को फिर से अपने प्रभाव में लिया जाए और भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। और चीन की चाल सबसे खतरनाक थी। कर्ज के जाल में फंसाकर बांग्लादेश की जमीन, उसके बंदरगाह, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा जमाने की तैयारी थी। चटगांव बंदरगाह पर उनकी नजरें सालों से गड़ी हुई थी। एक एक कर प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे ताकि वक्त आने पर बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। लेकिन दोस्तों, इन तीनों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है और यही वजह है कि आज ये सब बुरी तरह घबराए हुए हैं। हालात ये हैं कि अब ये तीनों मिलकर बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों को दबाव में डाल रहे हैं। मैसेज साफ है, एकजुट हो जाओ, नहीं तो जो आंधी आ रही है वो सब कुछ साफ कर देगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा इक्का है जिसके नाम से ही इतनी बड़ी बड़ी ताकतें कांपने लगीं? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है तारिक रहमान। बांग्लादेश की राजनीति को अगर समझना है तो बीएनपी और खालिदा जिया को समझना बहुत जरूरी है। खालिदा जिया सिर्फ एक नेता नहीं रही, वो बांग्लादेश की सत्ता का एक बड़ा चेहरा रही है। 90 के दशक में उन्होंने देश चलाया, फिर 2001 से 2006 तक दोबारा प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में लौटी तो खालिदा जिया को साइडलाइन कर दिया गया। 2018 आते आते मामला और बिगड़ गया। भ्रष्टाचार के केस, जेल, बीमारी। आज हालत यह है कि खालिदा जिया अस्पताल में है। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि उनकी सेहत बेहद नाजुक है। किडनी, लीवर सब जवाब दे रहा है। राजनीति में उनका एक्टिव रोल लगभग खत्म हो चुका है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर बीएनपी से तता में आती है तो पार्टी को संभालेगा कौन? महासचिव मिर्जा फखरुल हैं, लेकिन उनके पास वो करिश्मा नहीं, वो जनाधार नहीं जो पूरे देश को खींच सके। इसी वजह से राजनीतिक जानकारों का मानना था कि 2026 के चुनावों में कोई भी पार्टी साफ बहुमत नहीं ला पाएगी। हंग पार्लियामेंट बनेगी और मौजूदा सेटअप किसी न किसी बहाने सत्ता में बना रहेगा। इसी बीच मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आता है। 1 साल के अंदर हालात ऐसे बिगड़े कि आम बांग्लादेशी की कमर टूट गई। महंगाई 11% पार कर गई, नौकरियां गई, गारमेंट इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की रीढ़ है वहां सन्नाटा छा गया। ऊपर से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू मंदिरों पर हमले, पुजारियों की गिरफ्तारी, हजारों परिवारों का भारत की तरफ पलायन। देश अंदर से सुलग रहा था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में सब कुछ डेमोक्रेसी रिस्टोर के नाम पर ढका जा रहा था। और तभी दोस्तों, राजनीति का पूरा पासा पलट गया। 2-3 दिन पहले एक खबर आई और पूरे बांग्लादेश में भूचाल आ गया। खालिदा जिया के बेटे जो पिछले 15 साल से लंदन में थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। तारिक रहमान 1967 में जन्मे,
पढ़ाई लिखाई विदेश में, लेकिन राजनीति खून में। जब उनकी मां प्रधानमंत्री थीं, तब वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। 2007 के तख्ता पलट के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इलाज के बहाने लंदन गए और फिर वहीं रह गए। 15 साल तक लगभग चुप्पी। लेकिन जैसे ही शेख हसीना देश से बाहर हुई और खालिदा जिया की हालत बिगड़ी, तारिक रहमान ने फैसला कर लिया, सिर्फ लौटने का नहीं बल्कि पूरी ताकत से मैदान में उतरने का, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर। दोस्तों, यही वो पल था जब कट्टरपंथियों की धड़कनें तेज हो गई और असली सीन तब देखने को मिला जब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे। ढाका एयरपोर्ट पर जो नजारा था उसने इतिहास रच दिया। लाखों लोग सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर, 25 किलोमीटर तक सिर्फ इंसानों का सैलाब। बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं देखा गया। मीडिया ने इसे ऐतिहासिक कमबैक कहा। दोस्तों, तारिक रहमान के इस ऐतिहासिक कमबैक के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जो हलचल मची, वो सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रही। असल भूचाल तो उन ताकतों के अंदर आया जो पर्दे के पीछे बैठकर बांग्लादेश को रिमोट कंट्रोल से चलाने का सपना देख रही थी। जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, उससे साफ हो गया कि यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, बल्कि जनता का गुस्सा, उम्मीद और बदलाव की चाह एक साथ फूट पड़ी है। अब जरा इस डर को समझिए। बांग्लादेश की वो 8 इस्लामिक पार्टियां जो अब तक एक दूसरे को शक की नजर से देखती थीं, अचानक एक मंच पर आ गईं। जमात हो, खिलाफत मजलिस हो, हिफाजत ए इस्लाम हो या इस्लामी आंदोलन, सबने मिलकर इस्लामिक एकता फोरम बना लिया। वजह कोई विचारधारा नहीं थी, वजह सिर्फ डर था। डर इस बात का कि अगर तारिक रहमान की लहर यूं ही चलती रही तो उनका वोट बैंक बिखर जाएगा और राजनीति में उनका रोल खत्म हो जाएगा। 2018 के चुनावों में इन्हें मिलाकर करीब 25% वोट मिले थे। अब ये सोच रहे हैं कि अगर एक साथ लड़े तो 60-70 सीटें निकाल लेंगे और किंग मेकर बन जाएंगे। लेकिन इन्हें यह भी पता है कि अगर जनता का मूड पूरी तरह बदल गया तो गठबंधन भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। इसी बीच एक और बड़ा और खतरनाक फैसला सामने आया। मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, जिस पार्टी ने बांग्लादेश की नींव रखी, 1971 की लड़ाई लड़ी, उसी पार्टी को आतंकवादी संगठन बताने की तैयारी हो रही है।